चलिए देखिए दोस्तों, हमने सब बस भूगोल और जो है रीजनिंग मैथ को छोड़ के दोस्तों बस ये भौतिकी बचा था दोस्तों। बाकी सब मैंने 1995 से लेकर 2023 तक दोस्तों सभी प्रश्नों को करा दिया। और दोस्तों मैंने सोचा ये अभी करा दूँ, ख़त्म ही हो जाए, ये न रहे कि कोई सब्जेक्ट जो है 1995 से 2023 तक बचा है। बाकी दोस्तों अब बचा है भूगोल और जो है रीजनिंग और मैथ, और उन पर दोस्तों मैं भूगोल को थोड़ा मैप वैप से बढ़िया से पढ़ाने के मूड में हूँ, इसलिए दोस्तों मैं भूगोल को अभी जो है हाथ नहीं लगा रहा हूँ। अगला हाथ जो है दोस्तों अभी ये जस्ट ख़त्म करने के बाद उसी को लगाऊंगा दोस्तों। अभी दोस्तों ये है दोस्तों भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों आज उसी को हल करेंगे। देखिए दोस्तों भौतिक विज्ञान में हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो है दोस्तों निकलेंगे। देखिए दोस्तों, एक पैराशूटी धारक वाला प्रश्न है, 5000 मीटर की ऊंचाई से कूदता है। 5000 मीटर पैराशूट जानते हैं कि नहीं, पैराशूट पहन के लोग कूदते हैं। गिरने की चाल भी और गिरने की दूरी डी, चाल उसकी दोस्तों यहाँ दिखाया है भी, और गिरने की दूरी डी, डिस्टेंस यहाँ दिखाया है कि यहाँ गिरा का संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? 5000 मीटर की ऊंचाई से वो कूद रहा है, गिरने की चाल भी है तथा गिरने की दूरी डी है, तो सबसे अच्छा उसका वो दिखाता कौन है दोस्तों? भी चाल से वो गिरता है दोस्तों, और डी दूरी पर गिरता है। कैसे गिरेगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब एक पैराशूटधारी ऊंचाई से कूदता है तो उसका वेग पहले घटती हुई दूरी के साथ बढ़ता है। पहले उसका वेग क्या है? घटती हुई दूरी के साथ उसका वेग क्या है दोस्तों? घटता है। बाद में स्थिर हो जाता है, बाद में उसका वेग क्या हो जाता है? स्थिर। तो पहले उसका वेग क्या होता है दोस्तों? पहले घटता है, फिर घटती हुई दूरी के साथ जैसे जैसे दूरी घटेगी उसका वेग क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। जैसे जैसे दूरी घटेगी उसका वेग क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। घटती हुई दूरी, उसका वेग पहले घटती हुई दूरी के साथ बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों वेग जो है बढ़ेगा, और बढ़ेगा, दूरी जो है घटेगी तो वेग जो है बढ़ता जाएगा। दूरी घटती जाएगी तो ये ऊपर से कूदा इसे, तो दूरी घटती गई और वेग जो है बढ़ता गया। तो वेग जो है दोस्तों बढ़ता जाएगा, दूरी घटती जाएगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से मतलब कुल मिला के ये है दोस्तों ना कि वेग उसका पहले घटती हुई दूरी के साथ बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे दूरी घटती जाएगी, आप देखते होंगे कोई भी वस्तु जब आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो क्या होती है? पहले वो दूरी घटती है और दूरी जैसे जैसे नीचे आता जाता है दोस्तों उसका वेग जो है बढ़ता जाता है, और एक समय के बाद उसका वेग क्या हो जाता है दोस्तों? स्थिर हो जाता है। तो यही बात का है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1995 में पूछा है दोस्तों। दूसरा देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? न्यूटन से पहले किसने बताया था कि सभी वस्तुओं को पृथ्वी खींचती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बुद्धगुप्त। बताइए दोस्तों दूसरा का। ब्रह्मगुप्त दोस्तों एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने ब्रह्मगुप्त दोस्तों एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने गणित और खगोल शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने न्यूटन से पहले घोषित ही कर दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। किसने कहा था दोस्तों? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी को उज्जैन में रहते थे। उस समय भारत के एक महान खगोलीय केंद्र विश्वकोश ज्ञान के पथ प्रदर्शक थे। वे एक मूल विचारक थे जिसने खगोल विज्ञान को ज्योतिषी अटकलों से अलग किया। ज्योतिषी जो होते हैं ना दोस्तों, उनसे अलग किया था इन्होंने। देखिए दोस्तों तीसरा का है, एक किसी बेलनाकार पाइप में से धारा रेखीय रीति से बह रही है। धारा जो है रेखीय रीति से बह रही है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेद प्रोफाइल होगी। अक्ष वाले में प्रोफाइल क्या होगी दोस्तों? धारा जो है धारा रेखीय बह रही है तो प्रोफाइल की क्या होगी दोस्तों? देखिए दोस्तों, यदि एक द्रव्य
इस प्रकार प्रवाहित होता है जिसका वेग हमेशा किसी बिंदु पर परिमाण और दिशा दोनों में समान रहता है, तो इसे द्रव्य का धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। द्रव्य तंत्र का यह प्रवाह परतों की उपस्थिति या समांतर धारा से होता है। धारा रेखीय प्रवाह का मार्ग सरल, रेखीय अथवा वक्रीय इस प्रकार होता है। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कण के वेग को प्रदर्शित करती है। वेग को प्रदर्शित करती है। अगला दोस्तों तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि एक द्रव्य इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसका वेग हमेशा किसी बिंदु पर परिमाण और दिशा दोनों में एक समान रहता है, तो इसे द्रव्य का धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। द्रव्य तंत्र का यह प्रवाह परतों की उपस्थिति या समांतर धारा से होता है। धारा रेखीय प्रवाह का मार्ग सरल रेखीय अथवा वक्रीय रेखीय इस प्रकार होता है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कण के वेग को प्रदर्शित करती है। चौथा ऑप्शन दोस्तों, ये रहा चौथा प्रश्न दिया है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विचरण किसमें सही है? गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में विराम अवस्था से मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु गिरती है तो मामले में t समय में विस्थापन d का विचरण किस प्रकार होगा दोस्तों, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऐसे गिरेगी वस्तु, देखिए d दूरी, ऊपर जो है दूरी बढ़ता जाए, दूरी है, और इधर जो है दोस्तों समय। तो दोस्तों क्या होता है, गुरुत्व के प्रभाव में गिरती हुई वस्तु का समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन दोस्तों दर्शाया जाता है। एच बराबर क्या होता है, u2 प्लस हाफ GT स्क्वायर। u जो है 0 है, एच बराबर डी है दोस्तों। यह परवलय की प्रदर्शित करती है दोस्तों। ये दोस्तों बढ़िया से जो है थोड़ा वो करना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसे जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। बाकी दोस्तों आप जाके पढ़ लीजिएगा बुक से, हाई स्कूल से। पांचवा, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके ही उतनी ही मात्रा में काम करने में, और सी दिया है उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, और डी दिया है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज करने में। साधारण यंत्र दोस्तों मशीन वह युक्ति है जो आरोपित बल की दिशा में परिमाण परिवर्तित करती है। साधारण यंत्र व्यक्ति के कम बल का प्रयोग करके ज्यादा मात्रा में काम करने में सहायता करती है, जैसे घिरनी, स्क्रू, पहिया आदि साधारण यंत्र के उदाहरण है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, भी ऑप्शन। छठा देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न है दोस्तों, द्रव बुद्ध की संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द्रव जो होता है बुद्ध की संकुचित मतलब जो है सिकुड़ कर होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या होता है? पृष्ठ तनाव, घनत्व, साम्यता, वाष्प दाब। ये हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ तनाव। यह देखा गया है कि जब किसी द्रवबुद्ध को किसी बाहरी बल की दिशा में और परिमाण परिवर्तित करती है। साधारण यंत्र व्यक्ति के कम बल का प्रयोग अरे यार देखिए दोस्तों क्या ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव दोस्तों। यह देखा गया है कि जब किसी द्रव को किसी बाहरी बल के अधीन जैसे गुरुत्व बल छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ कर गोलाकार हो जाता है। पृष्ठ तनाव द्रवों के मध्य यह गुण है जिसके कारण वह न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस कारण जल बुद्ध गोलाकार होता है क्योंकि दिए गए आयतन पर गोला न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखता है दोस्तों। ये तो है अध्याय एनसीईआरटी के अध्याय 10 तरल पदार्थ के यांत्रिक गुण से पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है 1997 में।
सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? सदिश और अदिश राशियां जान रहे हैं दोस्तों? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहलाती हैं। और जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है वे सदिश राशियां कहलाती हैं। दिए गए विकल्पों में से केवल दोस्तों संवेग ही है जो सदिश राशि है, क्योंकि यह परिमाण और दिशा दोनों रखती है। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य जो है अदिश राशियां हैं। अगला दोस्तों, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रमोद आवर्त काल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों कम हो जाएगा। निलंबन बिंदु से वस्तु के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभाव लंबाई है दोस्तों। और माना यह है कि यह लंबाई लड़की बैठी है, यह लंबाई की और खड़ी हो जाती है तो उसकी लंबाई बदल जाएगी दोस्तों, और झूले का आवर्तकाल घट जाता है। झूले का आवर्तकाल घट जाता है। नौवां दोस्तों, दिए हुए आरेख में कोई लड़का बिंदु O पर खड़ा है और वह गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार वह गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न आनतियों पर उपेक्षित करता है। प्रक्षेपण के परिणाम आरेख में आलेखित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष सार्थक है? पहला दिया है दोस्तों, ये ऊंचाई दिया है और ये फेंक रहा है गेंद, इतना दूरी तक जा जाकर गिर रही। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों ए, प्रारंभिक आनति जितनी अधिक होगी प्रक्षेपण उतना ही लंबा होगा। दूसरा, जितनी अधिक ऊंचाई प्राप्त होगा प्रक्षेपण उतना ही लंबा होगा। सी, जितनी अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी प्रक्षेपण उतना ही होगा। प्रारंभिक आनति जितनी अधिक होगी उतनी अधिक ऊंचाई प्राप्त करेगा। बताइए दोस्तों नौवां का। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रारंभिक आनति जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी। प्रारंभिक आनति जितनी अधिक होगी, गेंद जितना अधिक ऊंचाई पर जाएगा प्रक्षेपण उतना ही छोटा होगा दोस्तों। देखिए ऊंचाई पर किसी वस्तु का आप ऊंचाई पर फेंकते हैं तो वह पास ही में गिरता है दोस्तों, और जब जो है कम ऊंचाई पर फेंकते हैं तो दूर जाता है। ये तो हम लोग क्रिकेट में देखते ही रहते। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है किस कार्य सिद्धांत पर काम करती है? ए, अपकेंद्रण, बी, अपवहन, सी, उत्क्रमण परासरण और डी, विसरण। बताइए दोस्तों। वॉशिंग मशीन दोस्तों अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। डायलिसिस एक अर्ध पारगम्य, तो ये होता है दोस्तों डायलिसिस अर्ध पारगम्य झिल्ली में विलय के प्रसार और द्रव्य के अल्ट्राफिटेशन के सिद्धांत पर काम करती है। विसरण दोस्तों किसको कहते हैं? विसरण के बारे में जान दी। उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में अणुओं या कणों का शुद्ध निष्क्रिय गति है। प्रतिलोम परासरण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल को दाब के साथ ढकेलकर पानी द्वारा बड़ी मात्रा में दूषित पदार्थ को निकालने के लिए किया जाता है। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न 10वां। देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न अभी तो इधर है यार, 11वां प्रश्न नीचे है दोस्तों, तो आ जाए। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ में पर नीचे की ओर फिसलता है। अधः स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय। ये दोस्तों थीटा है, ये ऊंचाई पर है, ये आनत तल यहाँ पहुंचना चाह रहा है, तो इसको जो है पहुंचने में लगा समय टी दोस्तों। टी जो है क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों येलो आवर को होता है हाफ ए टी स्क्वायर, यू जो है 0 है, तो इसका
इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यल बटा में साइन थीटा अंडर 2h। दोस्तों क्या बताएं इसमें, ये सब तो जो बहुत भौतिक गूगल पढ़े हैं वही सब जान पाएंगे, जो है पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं तो बता भी दें तो क्या। इसलिए दोस्तों इस जाके विस्तृत पढ़ लीजिए, और थोड़ा टाइम हमारा कम है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि बस देख लिया जाए कि प्रश्न कैसे आए हैं। अगला दोस्तों, एक इमारत से गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। त्वरण दोस्तों दिया है 9.8, 3 सेकेंड, टी दिया है 3 सेकेंड में, उसका वेग क्या हो जाएगा। वेग का फार्मूला क्या होता है, v बराबर क्या होता है दोस्तों, u प्लस जी टी होता है, जहाँ u क्या है 0, t क्या है 2, t जो है 3 सेकेंड, g 9.8, तो v बराबर u प्लस जी टी दोस्तों कर देंगे 19.6 आ जाएगा, बी उत्तर आ जाएगा दोस्तों। अगला, एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर को भौहों के बीच एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली पहला दो है दोस्तों, वो अपने आँख पर रख के बंदूक जो है चलाने वाला होता है, जैसे ही वो गोली दागा बंदर तुरंत कूद गया, ठीक, तो बंदर नीचे कूद जाता है। गोली बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु पर आघात करेगी, बी बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से नीचे आघात करेगी, सी बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से ऊपर आघात करेगी, और डी बंदर पर आघात करने से पूरी तरह चूक जाएगी। बताइए दोस्तों 13 का। दोस्तों जहाँ वो गोली दागना चाहता था गोली तो वहीं जाएगी जहाँ वो दाग चुका है, क्योंकि बंदर तथा बंदूक की गोली समान गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की ओर आते हैं, इसलिए चलाई गई गोली लक्ष्य बिंदु पर ही लगेगी, और इसलिए दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए, बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु पर आघात करेगी। ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वहीं तो लगेगा जहाँ वो पहले ही गोली छोड़ने का मूड बना चुका है, छोड़ा है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोष के सिकत्व तो एकमात्र कारण नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व तो एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व दोस्तों क्या होता है, स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूहों की ओर बढ़ना। केशिकत्व क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों इसका ऑप्शन भूमि जल का ऊपर चढ़ना, ये केशिकत्व नहीं है दोस्तों, बासी केशिकत्व है दोस्तों। स्याही का सोखना, सूती वस्त्र पर जलों की बूंदों का फैलना, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूहों की ओर बढ़ना। तो इसमें ऑप्शन केवल ये गलत है दोस्तों, बी वाला। देखिए दोस्तों, एक ऐसी पोली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान है केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। स्याही का सोखना, सूती वस्तु कपड़े का जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह के ऊपर चढ़ना आदि केशिकत्व के उदाहरण है। केशिकत्व मतलब दोस्तों वो जो है धीरे धीरे उसी को पकड़ के चली जाती है फैल ऊपर तक। अब भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना दोस्तों ये केशिकत्व जो है एक पोली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, एक प्रकार होती है जो केश नली कहलाती है दोस्तों। अगला 15वां, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, सुप्रवाही ढांचा, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप, उत्प्रेरक परिवर्तक, रोचक सहित। 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक सुप्रवाही ढांचा में वस्तुएं गैस या द्रव से आकृति के अनुसार एक रेखा में गति करती हैं, इसलिए इनको गति देने के लिए ऊर्जा मांग कम हो जाती है। बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप तंत्र में ईंधन को बाहर निकालने के लिए सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। जो ईंधन प्रबंधन तंत्र कंप्यूटर पर आधारित होते हैं, जिन्हें इंजन नियंत्रण इकाई के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सुप्रवाही ढांचा और बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप। 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों,
कथन दिया है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने से अपने को गति में ला, पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ मतलब घर्षण नहीं है दोस्तों उस पर। कारण यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। बताइए दोस्तों 16 का ऑप्शन। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। प्रथम पहला कथन दिया है दोस्तों कि न्यूटन के गति के तृतीयक नियम के आधार पर की जा सकती है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रथम स्थिति में व्यक्ति सीटी बजाने के लिए श्वास का प्रयोग अपने को गति में लाने के लिए करता है, और दूसरे कथन में संवेग के संरक्षण के नियम के आधार पर की जाती है, जिसके अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो इसलिए दोस्तों दोनों सही है, लेकिन आप एक की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला दोस्तों 17वां, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। पृथ्वी पर गुरुत्व जनित जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जन G/6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? 1/6 हो जाता है दोस्तों। जाने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों द्रव्यमान एक सार्वत्रिक नियतांक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी भी भाग में अपरिवर्तित रहता है। वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्व के सापेक्ष अपरिवर्तित रहता है, जबकि भार गुरुत्व के साथ बदलता रहता है। तो द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा दोस्तों, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। भार भी गुरुत्व के साथ बदलता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 100 की ग्राह वहाँ भी द्रव्यमान था, वहाँ भी 100 की ग्राह ही रहेगा। 8वां दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। अगला दोस्तों, हर आवर्तन में दोलन 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, और तीसरा दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति में पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चौथा, सामान्यतः दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। 8वां बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। जब गोला माध्य स्थान में गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। दूसरा भी सही है। हर आवर्तन में दोलन 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है। तीसरा गलत है दोस्तों। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति में पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होता है, ये गलत है। चौथा सही है। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। देखिए दोस्तों सरल लोलक के गोलक एक रस्सी से लटकाकर उसकी लंबाई के अनुदिश विस्थापित करते हैं। तो इसमें विस्थापित करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये चित्र बनाया है, और चित्र जो है हम बना नहीं सकते, बस बता दे रहे हैं। बी और सी स्थितियां हैं दोस्तों, जबकि ये माध्य स्थिति है। गोलक का वेग माध्य स्थिति ए तक पहुंचने पर बढ़ता है दोस्तों। बीच में पहुंचने पर गोलक का मान क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। अब यह बिंदु सी तक गति करता है। बिंदु सी पर इसका वेग शून्य हो जाता है। असंतुलित बल के कारण गोलक माध्य स्थिति तक गति करता है। गोलक का वेग माध्य स्थिति पर अधिकतम और बाह्य स्थिति पर शून्य होता है। इसलिए जब गोलक माध्य स्थिति में गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य, उसका त्वरण जो है क्या हो जाता है दोस्तों? शून्य।
हर आवर्त में गोला 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग प्राप्त करता है, क्योंकि प्रत्येक चक्र में गोला शून्य वेग से अधिक कम वेग को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः दोलक या दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होते जाते हैं। दोस्तों ऐसा है ना कि हम इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रोकते हैं दोस्तों। थोड़ा चित्र बना के पढ़ाते हैं दोस्तों बढ़िया से। थोड़ा सा इस तरह मज़ा नहीं आ रहा है, बस बढ़िया से थोड़ा रिवीजन करके अगली बार दोस्तों जब ये अगला वीडियो लाऊंगा दोस्तों तो पूरा जो है बायोडाटा मतलब बढ़िया से जो है हम बताएंगे। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों कि यही रोकना पड़ा, क्योंकि दोस्तों पूरा एकदम बढ़िया से जब आपको दिखाया जाएगा सब चीज़ें सवाल ववाल हल करा के तभी मज़ा आएगा। तो इसलिए जो है इसको यहीं रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।